सब्सक्राइब करें बी द रोलर ऑफ टैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टैक्स अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए संजय थरेजा आप सब लोगों का बी द रूलर ऑफ टैक्स में फिर से स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी शहर में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि अगर एक डीलर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाए या कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाए, उसको कौन सी अच्छी स्कीम है जो उसके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। आज हम लोग आपको उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एक फार्मूले के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए फ्रूटफुल है और आपको कौन सी स्कीम में जाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल स्कीम या कंपोजिशन स्कीम की डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स जो मैं क्वेरीज हर रोज नोट डाउन कर रहा हूं, जो मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, उसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन निकाली है कि अगर आप पर डे 5,000 रुपये किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदेंगे तो उसको उसके ऊपर आपको रिवर्सल चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने पहले स्कीम लॉन्च करी थी, जो नियम बनाया था, उसके अंदर ये था कि अगर आप जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया है और आप किसी ऐसे व्यक्ति से माल खरीदते हैं जो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो आपको खरीदती दफ़ा उस माल के ऊपर अपनी जेब से टैक्स देना पड़ेगा और आपको उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। और जब आप उसको सेल आउट करेंगे तो जब सामने वाले व्यक्ति से जब आप टैक्स चार्ज करेंगे तो जो उस समय आपने अपनी जेब से टैक्स भरा है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने छोटे व्यापारियों को ये थोड़ी सी यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी है कि आप पर डे 5,000 रुपये तक किसी भी व्यक्ति से, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से जिसके पास जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उससे माल खरीद सकते हैं। और जब आप उससे माल खरीदेंगे तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे करना। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि 5,000 रुपये एक दिन की कंडीशन है, 5,000 रुपये पर डीलर की कंडीशन नहीं है। आपने पर डे 5,000 रुपये, चाहे वो 500 करके 10 व्यक्ति हो सकते हैं या 5,000 रुपये का एक ही व्यक्ति हो सकता है। पर डे की लिमिट 5,000 रुपये की है। दूसरा, जो HSN कोड और SAC कोड के बारे में जो बात हो रही थी, अगर आप 1.5 करोड़ तक अगर कोई गुड्स अपनी बेच रहे हैं तो आपको अपने बिलों के अंदर HSN कोड या जो आप सर्विस अकाउंटिंग कोड के बारे में लोग बात कर रहे हैं उसको दर्शाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली बिजनेसमैन इस लिमिट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएंगे, क्योंकि गुड्स को HSN कोड्स के हिसाब से डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तीसरा, हम लोग यहाँ पे एक आपको और क्लैरिफिकेशन देना चाह रही हैं कि अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स में डील कर रही हैं और आपकी जो आप वस्तु बेच रहे हैं, जैसे हो सकता है वो आपकी शर्ट हो सकती है, आपकी जीन्स हो सकती है, आपका सिला सिलाया सूट हो सकता है, आपकी कुर्ती हो सकती है, अगर उसकी वैल्यू 1,000 रुपये से कम है तो वहाँ रेट ऑफ टैक्स 5% है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन गवर्नमेंट ने साथ में ये भी दी है कि उसके ऊपर आपने जो परचेज करती दफ़ा जो टैक्स दिया है उसके ऊपर आपको ITC नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में कि जब आप परचेज करके जो भी टैक्स दे रहे हैं उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। आपको सेल करती दफ़ा 5% का टैक्स कस्टमर से चार्ज करके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना है। और यदि आपकी रेडीमेड आइटम्स की जो गुड्स की वैल्यू 1,000 से ज़्यादा है तो रेट ऑफ टैक्स 12% हो जाएगा। एक क्वेरी हमारे पास ये भी आ रही थी बार बार कि सर क्या कोई हम लोग कैश के अंदर भी कोई हमारी लिमिट है? देखिए, जीएसटी के अंदर कैश की कोई लिमिट नहीं है। आप जितने का मर्जी माल बेचिए, जैसे मर्जी खरीदें, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स के बारे में बात करके चलते हैं तो वहाँ आपको ज़रूर लिमिट डिफाइन की गई है, क्योंकि आप व्यवसायी हैं तो आपको दोनों लॉस को मिलकर चलना पड़ेगा। वहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि अगर आप बिजनेस टू बिजनेस माल बेच रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे ज़्यादा 10,000 रुपये की वस्तु खरीद सकता है। अगर वो 10,000 से ज़्यादा की वस्तु, रुपीज़ की वैल्यू की वस्तु खरीदता है तो वो उसको अलाउड नहीं हो पाएगी। तो दूसरे शब्दों में बात कर लेते हैं कि यदि आप सेल्स और
इनकम टैक्स दोनों लॉ को, जीएसटी और इनकम टैक्स लॉ को दोनों को मिला के चल रही हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखने वाला पड़ेगा कि B2B, एक बिजनेसमैन जब दूसरे बिजनेसमैन को कोई माल बेच रहा है तो बेचने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो भी जीएसटी टिन में या इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता है, उसको अगर वो सामने वाले व्यक्ति से 10,000 रुपये से ज़्यादा का वस्तु कैश में खरीद रहा है तो उसको इस बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसी डीलर से, जो ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, उससे अगर कोई माल आप खरीदते हैं, तो जब आप 2 लाख से ज़्यादा का कोई माल बेच रहे हैं तो उसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये सारी बातें जीएसटी से रिलेटेड नहीं है, ये सारी बातें रिलेटेड हैं आपके इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। जीएसटी के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको कितने अमाउंट तक और कैसे अमाउंट को सेल करनी है। आपको दोनों लॉस को मिला के चलना है, दोनों लॉस को देखते हुए आपको प्लानिंग करनी है। आज जो मैं आपसे डिस्कशन अब शुरू करने जा रहा हूं वो ये कि आपको रजिस्ट्रेशन कौन सा लेना चाहिए, कि आप नॉर्मल स्कीम में जाइए, जाना आपके लिए बेहतर रहेगा, या कंपोजिशन स्कीम में जाना बेहतर रहेगा। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने एक स्लाइड शो बनाया है जिसके ऊपर हमने आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप कोई माल खरीद कर आते हैं तो उसके ऊपर आपका टैक्स की क्या लायबिलिटी बनेगी दोनों स्कीम्स के अंदर। तो आइए हम लोग सबसे पहले उसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग आपको प्लान कर रहे हैं, पहले हम सबसे पहले आपको नॉर्मल स्कीम के अंदर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप किसी डीलर से माल खरीदेंगे, और हम ये मान लेते हैं क्योंकि हम सारा कुछ एग्जाम्पल के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आपको बैठ के एनालाइज करना है कि कौन सी स्कीम आपके लिए फ्रूटफुल है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि जब आप माल खरीदने गए और आपकी माल की खरीदने की लागत 10,000 रुपए की है, आपने कोई भी माल 10,000 रुपए का खरीदा है, और जब आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा तो हम ये मान रहे हैं कि उस पर जीएसटी का जो रेट है वो 5% है। तो खरीदती दफा सामने वाले व्यक्ति ने आपको 10,000 रुपए का माल बेचा और आपसे 5% टैक्स चार्ज कर लिया और उसने 10,500 का आपको बिल बना के दे दिया। तो जब मैं नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड हूँ तो मेरी परचेज की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपए की है, और जो 500 रुपए है वो मेरी टैक्स की लायबिलिटी आ जाए, मेरा टैक्स आ जाता है, जिसको दोनों मैंने अपनी बुक्स में दोनों को सेपरेटली शो करना है। 10,000 रुपए मेरा शो होगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और 500 रुपए जो मैंने टैक्स लायबिलिटी की पे कर रखी है, दैट बिकम पार्ट ऑफ माई बैलेंस शीट। अब 10,500 का टोटल माल मेरे पास आ गया, और मैंने ये एज्यूम किया कि जो 10,000 रुपए की मैंने गुड्स खरीदी थी, जिसके ऊपर मैंने 500 रुपए टैक्स दिया है, मैं उसके ऊपर कम से कम 10% का प्रॉफिट जरूर लूंगा। हो सकता है आपका प्रॉफिट 15% भी हो, 20% भी हो, लेकिन मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल के रूप में दोनों स्कीम्स में कंपेरिजन करके बताना चाह रहा हूं। तो अगर आपने कोई चीज 10,000 रुपए की खरीदी है, अगर आप हमारा स्लाइड शो भी सामने देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कॉस्ट ऑफ परचेज 10,000 रुपए की है, उस पर आपने जो जीएसटी सामने वाले व्यक्ति को 5% के हिसाब से पे किया है वो 500 रुपए पे किया, और आपका प्रॉफिट जो 10% है वो 10,000 पे 1,000 रुपए निकल कर आया। तो आपने ये एज्यूम किया कि जब मेरे पास कोई व्यक्ति, कोई सामने कंज्यूमर मेरे पास जब कोई माल खरीदने आएगा तो इस माल को मैं 11,000 रुपए का उसको बेचूंगा। और हम ये मान लेते हैं कोई थर्ड पर्सन ने आपको नॉक किया कि सर ये वस्तु मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ, तो आपने कहा जी कि इसकी सेल प्राइस जो है 11,000 रुपए की है और मैं आपसे 5% जीएसटी के नाम का लूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा जी ठीक है, मुझे ये चीज़ बेच दीजिए। तो आपने उसको 11,000 रुपए का माल बेचा और 5% उस पर टैक्स चार्ज किया, वो 550 रुपए बना, और आपने उसको 11,550 रुपए का माल बेच दिया और उससे 11,550 रुपए कैश में प्राप्त कर लिए, चेक से ले लिए, बैंक से ले लिए, जो मर्जी भी आप वे ऑफ मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब आपकी यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या लायबिलिटी बन जाएगी कि 550 रुपए जो आपने कस्टमर से प्राप्त किए और जो 500 रुपए आपने खरीदती दफा सामने वाले व्यक्ति को दिए थे, 10,000 रुपए का माल खरीदती दफा, तो 550 में से आप सबसे पहले 500 रुपए घटाएंगे, और जो 50 रुपए आपके बच गए वो आप गवर्नमेंट के अकाउंट में जब आप अपनी रिटर्न 20 तारीख को फाइनल अपलोड करेंगे, महीना खत्म होने के बाद, उस समय ये आप स्टैट्यूटरी ड्यूज पेड करेंगे। दूसरे शब्दों में बात करें कि जो आपने परचेज के समय टैक्स दिया था और जब आपने वो माल बेचा तो उस कंज्यूमर ने आपको वो 500 रुपए लौटा दिए, साथ में जो आपने 1,000 रुपए का मार्जिन कमाया था उसके ऊपर जो आपने 5% टैक्स चार्ज किया और सामने वाले व्यक्ति ने आपको 50 रुपए उसके ऊपर भी दे दिए,
तो आपने 550 रुपये में से 500 रुपये घटा के 50 रुपये गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दिए। तो जो आपने टैक्स भरा वो आपको रिफंड हो गया, आपकी जेब से कुछ भी टैक्स नहीं गया, और जो 1000 रुपये का आपने प्रॉफिट कमाया था उसके ऊपर जो टैक्स बनता था वो भी सामने वाले व्यक्ति ने आपको दे दिया। ये नॉर्मल स्कीम है। अब मैं आपको ले चलता हूं कंपोजिशन स्कीम की तरफ। ये हमने आपको सारा फॉर्मूला समझाया है। अब अगर आप देखें कि सेल वैल्यू आपकी 11,000 रुपये की बनी है और आपने उस पर 5% सामने वाले व्यक्ति से जब चार्ज किया तो वो 550 रुपये बना। टोटल बिल की वैल्यू 11,550 बनी और आपकी 50 रुपये की जो लायबिलिटी है आउटपुट टैक्स माइनस में इनपुट टैक्स, वो आपको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवाना है। ये मैं बात कर रहा था नॉर्मल स्कीम की। अब मैं बात करता हूँ आपको कंपोजिशन स्कीम की। गवर्नमेंट ने छोटे व्यापारियों के लिए भी कंपोजिशन स्कीम लॉन्च करी है, जिसके लिए उन्होंने उसमें कई रायतें दी हैं। सबसे पहले हम लोग बात ये कर रहे हैं कि टैक्स के स्लैब के ऊपर आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। सेम एग्जाम्पल है कि माल खरीदने गए, 10,000 रुपये का माल आपने खरीदा, सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि सर मैं 5% आपसे टैक्स चार्ज करूँगा, तो उसने 500 रुपये आपसे चार्ज कर लिए और आपकी लागत हो गई 10,550 रुपये। यहाँ पर इस पॉइंट को हमें समझना होगा कि नॉर्मल स्कीम में हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज 10,000 रुपये की है और 500 रुपये जो है वो जो टैक्स हमारा हम लोगों ने पे किया वो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट जाके बन जाएगा। वो हम लोगों को रिफंड हो जाएगा जब हम लोग माल बेचेंगे। लेकिन कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपको जो 500 रुपये आप भर रहे हैं वो आपको रिफंड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज ही 10,550 रुपये हो जाए 10,500 रुपये हो जाएगी। तो आपको किताबों में जो अपनी एंट्री करनी है वो इंक्लूडिंग टैक्स करनी है। तो यहाँ आपकी जो परचेज कॉस्ट ऑफ परचेज बनेगी वो 10,500 रुपये बनेगी। आपने यहाँ पर भी सेम अज्यूम किया हुआ है कि मैं 10% प्रॉफिट लूंगा, और जब आप 10% प्रॉफिट लेंगे 10,500 के ऊपर, तो आपने यहाँ पर 10% प्रॉफिट 10,500 पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 1,050 रुपये बना। और जब किसी व्यक्ति ने आपको नॉक किया कि मैं कोई चीज़ आपसे खरीदना चाह रहा हूँ, तो आपने उसको 10,500 पे अपना प्रॉफिट 10% ऐड करके 11,550 रुपये का बिल काट के दे दिया। आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर कोई भी टैक्स नहीं चार्ज कर सकते सामने वाले व्यक्ति से। और यहाँ कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कंपोजिशन स्कीम में उसको माल बेच रहे हैं या नॉर्मल स्कीम में आप माल बेच रहे हैं। अगर आप देखिए कि नॉर्मल स्कीम में भी कस्टमर को 11,550 की चीज पड़ी और कंपोजिशन स्कीम के अंदर भी उसको 11,550 की चीज पड़ी, लेकिन फर्क आपको पड़ने जा रहा है। वो कैसे पड़ने जा रहा है कि आपको लमसम सेल के ऊपर एक टैक्स देना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो 1%, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 2%, और यदि आप रेस्टोरेंट का व्यवसाय चला रहे हैं तो 5%। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ट्रेडर हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, तो जो 11,550 रुपये आपने टोटल सेल वैल्यू सामने वाले कस्टमर से चार्ज करी, तो उसका 1% जो कि 115 रुपये 50 पैसे बनेगा, वो आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना है। अगर देखिए, मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण में भी सारा समझाया है कि जब हम लोग 11,550 पे 1% टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो 115 रुपये 50 पैसे आपको अपनी जेब से, जब लमसम सेल आप पूरी टोटल बना लेंगे 1 महीने की या 2 महीने की या 3 महीने की, जितनी भी सेल आपकी बनेगी उसका 1% जो भी वैल्यू निकल कर आएगी आपको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवानी है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने 10% प्रॉफिट कमाया इस एग्जाम्पल के अंदर, तो आपने 1,050 रुपये सामने वाले व्यक्ति से मुनाफा लिया। उस मुनाफे में आपने 115 रुपये 50 पैसे निकाल कर गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स के रूप में जमा करवा दिए। तो आपका जो मुनाफा था वो रिड्यूस हो गया। जो आपके घर में 1,050 रुपये आने थे, अब वो आपके घर में 934 रुपये 50 पैसे आए। 10,500 की जो वस्तु आपने खरीदी थी जिसके ऊपर आपने प्रॉफिट लेके माल बेचा, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो 10% था वो रिड्यूस होकर हमारा 8.9% हो गया। दूसरे शब्दों में 10% में से 1.1% आपका टैक्स के रूप में निकल गया और बाकी जो फिगर है वो आपका प्रॉफिट रह गया। अगर हम दोनों स्कीमों को कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपकी यहाँ चीज़ बड़ी आपके सामने क्लियर होकर आ रही है कि आपका कंपोजिशन स्कीम में अगर सारे पैरामीटर सेम रहते हैं, नॉर्मल और हम कंपोजिशन को कंपैरिजन करते हैं, तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है वो रिड्यूस होगा अगर आपने कंपटीशन में रहना है तो। क्योंकि हो सकता है कि आपके जो कंपटीटर हैं उनके पास नॉर्मल स्कीम रहे और आपके पास कंपोजिशन स्कीम हो, वो कम रेट पर माल बेच रही हो
और जब हम लोग अपना जीपी, अपना टैक्स को कवर करने के लिए, हो सकता है कि आप 10 की बजाय नहीं, मैं तो 11% जीपी चार्ज करूंगा, इसमें से 1% मैं गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवाऊंगा और 11%, 10% मेरी जेब में रह जाएगा। तो इस केस के अंदर हो सकता है कि आपकी जो सेल्स की वैल्यू है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल डीलर, रेट बढ़ जाए, क्योंकि आज की डेट में जो कंज्यूमर है वो 4 जगह गुड्स खरीदने के, देखने के बाद अपनी वस्तु डिसाइड करता है। तो ये एक ड्रॉबैक मुझे यहाँ पर नजर आता है कि या तो आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे या फिर आपको कंपटीशन अवॉइड करके अपना जो भी टैक्स, अपना जो भी जीपी का रेट है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताता हूँ कि नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले नॉर्मल स्कीम के अंदर आप इंटरस्टेट सेल कर सकते हैं। आप एक उड़ते पंछी की तरह जहां मर्जी माल बेचें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां मर्जी आप जा सकते हैं, जिस मर्जी देश के कोने में, वर्ल्ड के कोने में आप जाएं, अपनी गुड्स को बेचें, नो इशू एट ऑल। आप हरियाणा में बिजनेस कर रहे हैं, आप उसको दिल्ली में बेचिए, आप उसको तमिलनाडु में बेचिए, आप उसको पंजाब में बेचें, आप उसको राजस्थान में बेचें, कोई भी बाउंड्री नहीं है अगर आप नॉर्मल स्कीम में जा रहे हैं तो। बट कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपको विद इन स्टेट ही माल बेचना पड़ेगा। माल खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माल बेचने में आपको प्रॉब्लम है। आप इंट्रा स्टेट तो माल बेच सकते हैं, लेकिन आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, नॉर्मल स्कीम के अंदर आप जितने मर्जी सेल करें, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की, 100 करोड़ की, आपको कोई बंदिश नहीं है। जितना मर्जी आप व्यवसाय कर सकते हैं। और कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप उसी समय तक उसको स्कीम में रह पाएंगे जब आपकी सेल 75 लाख से कम है। पहले गवर्नमेंट ने इसको 50 लाख डिक्लेयर किया था, लेकिन उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने इसको 1 करोड़ कर दिया है। अगर मैं एक्ट की बात करता हूं तो एक्ट के अंदर ये लिखा है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको 1 करोड़ तक लेके जा सकती है। लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने उस फिगर को डिक्लेयर किया हुआ है कि कंपोजिशन स्कीम का फायदा वही व्यवसायी उठा पाएगा जिसकी सालाना सेल 75 लाख से कम होगी। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली और बाई चांस आपको बड़ा अच्छा ऑर्डर मिल गया या उस साल आपकी बहुत ज्यादा टर्नओवर हो गई, तो आप जैसे ही 75 लाख क्रॉस करेंगे, आप कंपोजिशन के दायरे से बाहर आकर आप नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे। वहां एक अलग से फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो कोई भी स्कीम चूज करने से पहले आप ये जरूर डिसाइड कर लीजिए कि आपका क्या टारगेट है, कितनी सेल आप कर पा रहे हैं पिछले सालों से कंपैरिजन करते हुए, उसके बाद आप प्लान कर पाएंगे। तीसरा, नॉर्मल स्कीम के अंदर मैं बात करता हूं कि जो परचेज के ऊपर आपने टैक्स दिया वो आपको वापस रिफंड हो जाएगा। आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से वो टैक्स घटा दिया जाएगा, जिसको हमने इनपुट टैक्स कहा है, और जो बैलेंस का टैक्स है वो आपको केवल अपनी जेब से भरना पड़ेगा। बट कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर आपने कोई परचेज करते दफा कोई टैक्स दिया है तो वो आपको रिफंड नहीं होगा, वो आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज हो जाएगा। इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी खरीदने वाली वस्तु में महंगी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर 5%, 12%, 18% या 28% की टैक्स की इन्वॉल्वमेंट भी इन्वॉल्व रहेगी उस वैल्यू के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आपको कि जो आपने रिटर्न्स के बारे में जो सबसे ज्यादा इशू आ रहा है हम लोगों को, कि नॉर्मल स्कीम के अंदर आपको 1 महीने की 3 रिटर्न फाइल करनी है और एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। तो टोटल अगर मैं बात करता हूं तो 37 रिटर्न आपको फाइल करनी है। और कंपोजिशन के अंदर आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 रिटर्न और प्लस एक एनुअल रिटर्न, तो 5 रिटर्न फाइल करनी है। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ आपको और दे रहा हूं कि रिटर्न्स पहले भी हम लोग फाइल करते आ रहे हैं। पहले हम फाइल करते हैं एक परचेज रिटर्न फाइल करते, परचेज के अंदर हम लोग डिटेल्स डालते हैं, जैसे LP3 है, LP7 है, जो भी हम लोग माल खरीद रहे हैं। LP अगर हम आउट ऑफ स्टेट से खरीद रहे हैं तो उसको LP3 का जिक्र किया है, और विद इन स्टेट खरीद रहे हैं तो LP7 का होता है। और यदि हम लोग सेल कर रहे हैं तो सेल्स के रिटर्न भी हम फाइल करते हैं। तो एक रिटर्न्स के कई पार्ट होते हैं, बट हम सारे पार्ट्स को क्लब करके एक रिटर्न फाइल कर देते हैं जो क्वार्टरली मोड में चली जाती है। नॉर्मल स्कीम GST के अंदर हमने उस रिटर्न्स को कई भागों में डिवाइड करके 3 भागों में डिवाइड कर दिया कि सबसे पहले आप सेल्स के रिटर्न को अपलोड करेंगे, और जब आप अगर किसी आपकी सेल है तो किसी की वो परचेज भी होगी, और अगर किसी की परचेज है तो आपकी नेचुरली नो डाउट वो सेल होगी। अगर कोई व्यक्ति आपको माल बेच रहा है तो उसकी सेल है, और मैं अगर खरीद रहा हूं तो मेरी परचेज है। तो 10 तारीख तक जो भी व्यक्ति माल बेच रहा है
वो 10 तारीख तक रिटर्न माल बेचने की अपलोड करेगा, और 15 तारीख तक अगर आपने जो भी माल खरीदा है, क्योंकि ऑलरेडी 10 वाली रिटर्न आपकी कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, आपने उसके अंदर नेसेसरी अमेंडमेंट्स करनी है, एडिशंस करना है, अल्टरेशंस करनी है, डिलीशंस करना है, और आपने उसके अंदर अगर कोई एक आधी एंट्री आपकी रह गई है तो आपको उसको ऐड करके रिटर्न को अपलोड करना है। और जब आपकी 10 तारीख और 15 तारीख की रिटर्न बिल्कुल मैच कर जाएगी तो आपको 20 तारीख को रिटर्न फाइल करनी है। और यही सारी कार्रवाई अगर हम लोग कंपोजिशन स्कीम में बात कर लेते हैं तो वो आपको क्वार्टरली मोड पे फाइल करनी है। डियर फ्रेंड्स, आज आप जो भी स्कीम को प्लान करने जा रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल है या कंपोजिशन है, तो इस बात का ध्यान रखिए चलिएगा कि जो भी स्कीम को आप चूज करेंगे उसको दोबारा से अमेंड करना या उसके अंदर दोबारा से आपको एप्लीकेशन डालने में वक्त लगेगा, आपको सारी चीजें दोबारा से प्लान करनी पड़ेंगी, क्योंकि कंपोजिशन के अंदर आप टैक्स इनवॉइस नहीं रेज कर सकते। आप उसके अंदर ऐसा बिल छपवाएंगे जिसके अंदर टैक्स का रेशो मेंशन नहीं होगा, ना सीजीएसटी मेंशन होगा, ना एसजीएसटी मेंशन होगा, ना आईजीएसटी मेंशन होगा, ना यूटीजीएसटी मेंशन होगा। आपको केवल इनवॉइस जिसके अंदर टैक्स का कोई स्लैब नहीं है वो छपवाने हैं। और अगर मैं बात कर लेता हूँ आपको नॉर्मल स्कीम के अंदर, तो आपको सारे रेट्स भी अपने बिल के अंदर मेंशन करवाने हैं। ये कंपल्शन है जीएसटी के अंदर कि आप इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस करके सेल बिल नहीं बना सकते, आपको सारे टैक्सेस का बाइफिकेशन करके शो करना है कि अगर आप बाहर माल बेच रहे हैं आउट ऑफ स्टेट तो आईजीएसटी चार्ज होगा, विद इन स्टेट बेच रहे हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी चार्ज होगा। आपने आज कंपोजिशन प्लान कर लिया, उसके हिसाब से आपने सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी शुरू कर दी, सारे बिल्स छपवा लिए, सब कुछ कर लिया, और 2-3 महीने के बाद आपको ऐसा लगता है नहीं सर दिस स्कीम इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर मी, मुझे दोबारा से नॉर्मल स्कीम में जाना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आप इन सारी चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस फॉर्मल लोगों को अपने अकाउंटेंट्स के साथ, प्रोफेशनल्स लोगों के साथ बैठिए, एनालाइज करिए कि कौन सी स्कीम आपके लिए फ्रूटफुल हो रही है, उसके हिसाब से आप जजमेंट करिए। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट आपको एक चीज़ और अपडेशन देना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया है। ये रजिस्ट्रेशन आपका 1 जुलाई से शुरू हो गया और आप 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एप्लीकेशन आप उसके बाद भी डाल सकते हैं, ऐसा कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, हो सकता है कि आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी ना हो रही हो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ जो भी कपड़ा व्यापारी हैं उनके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती थी, या अगर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी होती थी तो स्टॉक आपकी किताबों में बचा हुआ है, उसके ऊपर आपने ऑलरेडी कोई टैक्स पे किया हुआ, एक्साइज ड्यूटी पेड की हुई है, अगर आप उसका कोई एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, आप कपड़ा व्यापारी हैं, आपने उसके ऊपर कोई टैक्स पेड किया हुआ, या आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहे हैं और आज वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल हो गई, आपके पास 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ का माल जो बचा हुआ है, उसके ऊपर अगर किसी भी स्टेज पे कोई टैक्स पे किया हुआ है, या आपको उसके ऊपर आपने वैट पे किया और उसका आप एडवांटेजेस लेना चाह रहे हैं, तो आपको 30 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अगर आपने 30 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया, इट मीन्स 30 जुलाई से पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाल दी, तो आपने जितना टैक्स पे किया हुआ है वो आपको एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक चीज़ और भी कही है कि अगर आपने 29 तारीख को प्लान किया या 28 को प्लान किया या 25 जुलाई को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए प्लान किया और आपको रजिस्ट्रेशन अलॉट हो गया इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017, तो आपने 1 जुलाई से लेकर जिस डेट को आपने एप्लीकेशन डाली है, अगर आपने 25 को डाली है, 28 को डाली है, 29 को डाली है, तो जो भी आपने सेल की है उस सारे सेल्स के बिल्स आपको दोबारा से काटने पड़ेंगे। और जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं, हो सकता है आप 5% में आ रहे हो, 12% में आ रहे हो, 18 में आ रहे हो या 28 में आ रहे हो, तो जितनी भी सेल आपने 1 तारीख से लेकर डेट ऑफ एप्लीकेशन तक की है उसके ऊपर आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप जितना लेट कर रहे हैं और जो आप सेल कर रहे हैं, फ्यूचर के अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर बढ़ती जा रही है। अगर आप ये मान के हम चलते हैं जैसे 500 रुपये फुटवियर तक कोई टैक्स नहीं होता था और आप अभी रजिस्ट्रेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और 29 तारीख को आप जागते हैं कि चलिए आज मैं रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ, तो 1 तारीख से लेकर अगर आपने 29 तारीख तक जितने भी जोड़ी जूते बेचे हैं जिनकी कीमत 500 रुपये से कम या ज़्यादा आती है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कल मैं आपकी दुकान पर आया और आपसे जूता जोड़ी लेके चला गया और 500 रुपये आपने मेरे से ले लिए, और जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आप उसके बाद दोबारा से मेरे घर पर आके कहेंगे सर
मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, इस 500 रुपये पे 25 रुपये टैक्स और बनते हैं, कृपया करके आप दे दीजिए। तो वो जो 25 रुपये का टैक्स बनेगा वो आपको अपनी जेब से बियर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो जो भी आपने प्लानिंग करनी है, कृपया करके आप लेट मत हो। आप 30 तारीख से प्लान करें, पहले प्लान करें। आपने रजिस्ट्रेशन लेना है तो कैसे लेना है, कब लेना है, कौन सी स्कीम में लेना है, इन सारी चीज़ों का प्रमुखता से आप ध्यान रखें, ताकि उसी ढंग से आप लोग प्लानिंग कर सकें। इसके अलावा आपको ये भी प्लान करना है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे रखनी है, आपने बिल्स कैसे काटने हैं। यहाँ पर मैं आप थोड़ा सा एक अपडेशन और देने जा रहा हूँ कि अगर आपने रिटर्न्स फाइल करनी है तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेल की फॉर्मेट में शीट्स बना के दे दी गई हैं, जिसको हम लोग टेम्पलेट कहते थे। गवर्नमेंट ने जीएसटी में वो भी अनाउंस कर दी है। आप टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अकाउंटेंट पे डिपेंड करने की या सीए पे डिपेंड करने की ज़रूरत आपकी बहुत कम रह जाएगी। आप जो भी बिल काट रहे हैं, चाहे वो मैनुअल है या कंप्यूटराइज हैं, आप डेली बेसिस के ऊपर उस टेम्पलेट्स के अंदर अपनी एंट्री करते रहिए, और जैसे ही वो आपका मंथ एंड खत्म होगा उन टेम्पलेट को आप अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि पहले आपको एक एक बिल की एंट्री कंप्यूटर में जाके अपलोड करनी थी, लेकिन अब एक्सेल के टेम्पलेट्स आने से आपका बहुत ज़्यादा लोड खत्म हो जाएगा। अकाउंटेंट्स के लिए बहुत लोड खत्म हो जाएगा, उनकी एंट्रीज बहुत ईजी हो पाएंगी। डियर फ्रेंड्स, आपकी हमें लगातार क्वेरीज मिल रही हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेरी टीम जिसके अंदर पुलकित हैं, भव्य जी हैं, विभा हैं, मेघा मैडम हैं, शैली मैडम हैं, अमित जी हैं, मिस्टर BR शर्मा जी हैं, पूरी टीम कार्यरत होकर आप लोगों की क्वेरीज के आंसर आपको रिप्लाई देने की हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमें जब भी कोई क्वेरी मिलती है हम लोग इमीडिएटली उसको रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। सारी टीम आपकी सेवा में हम लोग कार्यरत हैं। आप फिर भी अपनी क्वेरीज जब भी आप हम लोगों को दे रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिप्लाई देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई शंका, कुछ भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, आप हमें मेल करें, आप हमें व्हाट्सएप करें, आप हमें बी द रूरल ऑफ टैक्स के ऊपर जो भी आपके कमेंट्स हैं आप डालें। हम एज अर्ली एज पॉसिबल आपको रिप्लाई देंगे, जिससे आप उस रिप्लाई के बेस पे कोई भी डिसीजन ले सकें। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने प्रोफेशनल, जो भी आपके लीगल एडवाइजर्स हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, आप उनसे ज़रूर राय लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि जब मैं यहाँ पर आपके साथ बैठकर बातचीत कर रहा हूँ तो मैं हर व्यवसाय को लेकर बातचीत कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को लेकर, एक इंडस्ट्री को लेकर बात नहीं करता, मैं आपसे सारे व्यवसाय को लेकर बात कर सकता हूँ। हो सकता है कि किसी को मेरा पॉइंट यहाँ पर ना क्लियर हो रहा हो, एक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री मेरे पॉइंट्स डिफर हो सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी डिसीजन लें तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों से या अपने प्रोफेशनल लोगों से ज़रूर बातचीत करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने हमें कमेंट्स लिखें, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। जो हमारा चैनल है बी द रूरल ऑफ टैक्स, आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यूज़, जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको डाल रहे हैं, आपको जल्दी से जल्दी उसके अपडेट्स मिल सकें, जिस कारण से आपने जो भी प्लानिंग करनी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आप उसके बेस पे कोई अपनी प्लानिंग कर सकें। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने बिजनेस कम्युनिटी के अंदर इस वीडियोज़ को भेजिए, ताकि उसके हिसाब से वो प्लानिंग कर सकें। आप हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन, जैसे भी हम लोग डाल रहे हैं, इमीडिएटली आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए कि बी द रूरल ऑफ टैक्स ने एक नई अमेंडमेंट आपके लिए डाली है। इसके अलावा आपकी जो भी सजेशंस हैं हम लोग उसका वेलकम करते हैं। आप हमें बताएं, जो भी आपकी क्वेरीज आएंगी उनका रिप्लाई आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।